जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। और साथियों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के क्वेश्चन आंसर को। और आपको याद होगा कि कल के क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया भी है और जितने भी टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारे टर्म्स को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो आज का जो क्लास है मेरे दोस्त, इसमें अगर आपने कल का क्लास अगर अच्छे से कर लिया होगा तो आज ज़्यादा आपको कहीं पे समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिलहाल अपने पहले सवाल से देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है आपके समक्ष स्क्रीन पे है, देखिएगा। पहला सवाल कहता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा टर्म्स पूछा है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, मानव भूगोल को अगर परिभाषित करने की बात की जाए तो ऐसे मैंने आपको कल के क्लास में याद होगा कि मैंने मानव भूगोल के विभिन्न डिफिनीशन, जैसे कि रैटजेल ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है, एलन सी सैंपल, पॉल विडाल डी लाब्लास, तो इन सभी का जो भी डेफिनेशन दिया गया था सबके बारे में जिक्र किया और आपको समझाने का प्रयास किया था। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है कि आप मतलब रैटजेल के द्वारा दीजिए या पॉल विडाल डी लाब्लास के द्वारा दीजिए, बस यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, मानव भूगोल में मैंने आपको बताया कि देखिए हम लोग भूगोल के अंतर्गत भूगोल को जनरली दो शाखाओं में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला जो आपका शाखा हुआ भौतिक भूगोल और दूसरी जो आपकी शाखा हुई क्या, आपके मानव भूगोल का। तो भौतिक भूगोल में हम लोग भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल में भौतिक के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का हम लोग क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सा टर्म्स, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये टर्म्स आए, सर यहाँ पे विज्ञान आपने क्यों शब्द यूज किया। तो भाई मेरे, विज्ञान का मतलब ये नहीं होता आप जनरल जो साइंस समझते हैं वो नहीं। विज्ञान मतलब हो गया कि जब आप उसमें मतलब एक विशेष रुचि लेते हैं ना, विशेष ज्ञान लेते हैं किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर आप विशेष रुचि लेते हैं उसको आप विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा शब्दों में। तो मानव भूगोल जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, वैसा विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य मतलब मनुष्य के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ साथ वातावरण का पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। मेन यहाँ पर टर्म्स यही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करना। जैसे कि भौतिक पर्यावरण में आपके क्या आ जाए, जो भी भौतिक, जैसे जलवायु हो गया, मिट्टी, आपके मौसम, ये सब आपके भौतिक पर्यावरण है जो मतलब जनरली आप कह सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा या नेचर के द्वारा प्रदत्त हैं। तो वो भौतिक पर्यावरण आसपास में हम जितनी वस्तुओं को देखते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, नेचर ने बनाया है। आप दूसरे शब्दों में नेचर कर लीजिए या ईश्वर कर लीजिए, दोनों टर्म्स आपको लगभग एक ही जैसा लगेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि मतलब मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको भौतिक भूगोल में पढ़ना है वनस्पति के बारे में। ठीक है, भौतिक भूगोल में आपको वनस्पति के बारे में पढ़ना है। ये इसी को अगर आप मानव भूगोल के अंतर्गत आइए तो सिंपल सा टर्म्स किसी क्षेत्रीय आधार पे, जैसे गेहूं के बारे में अध्ययन कर लिया आपने, चावल के बारे में आपने अध्ययन कर लिया, तो वो हो गया क्षेत्रीय आधार पे अध्ययन। जैसे जल के बारे में, तो जल आपका भौतिक वातावरण का हो गया। लेकिन अगर आप नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो ये सब आप क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत आप उसको रख सकते हैं। और आगे मैं आपको एक प्रश्न इसी क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से मानव भूगोल का जो संबंध है विभिन्न सामाजिक विज्ञान माने विभिन्न सामाजिक जो भी आपके विषय हैं सामाजिक विषयों से कैसे ये अपना संबंध स्थापित करता है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का हम लोग क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो भी भौतिक पर्यावरण है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अभी वनस्पति का ही एग्जाम्पल लिया कि अगर आप वनस्पति वेजिटेशन लेते हैं और इसको क्षेत्रीय आधार पर गेहूं के रूप में अध्ययन आप कर लेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये मानव भूगोल के अंतर्गत। देखिए, मानवीय गतिविधि जब इसमें समाहित कर लिया जाए और क्षेत्रीय आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो ये आपके किस में आ जाएंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। तो मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? कहीं पे दिक्कत हो अवश्य बताइए, उम्मीद नहीं है कि दिक्कत होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा जो सवाल है वही जिसपे हम लोगों ने अभी जिक्र किया था कि मानव भूगोल का जो डेफिनेशन है वो जो अनेक भूगोलवेताओं द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया उस पे जिक्र करना था कि कौन कौन से आपके डेफिनेशन है। और जनरली आपके एग्जामिनेशन में अभी तक
मतलब 3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब अपना रोल अदा करता है। और एक आपके यहाँ पे हंटिंगटन का भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया है, हालांकि एनसीईआरटी ने भी आपको हंटिंगटन के बारे में पढ़ाया नहीं, लेकिन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, ताकि आपके मतलब दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए रैटजेल का तो वही सिंपल सा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये टर्म्स आपको समझ में आ गया। फिर अगर आप बात कर लें एलएनसी सैंपल की, जो कि रैटजेल की ही क्या थी, स्टूडेंट थी, ठीक है, ये रैटजेल की ही स्टूडेंट हुई एलएनसी सैंपल। इन्होंने भी मानव भूगोल को डिफाइन किया और उन्होंने बताया कि जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी और जो क्रियाशील मानव है, जैसे मनुष्य हम लोग जो क्रियाशील हैं, उनके बीच के परिवर्तनशील जो परिवर्तन होता है उन्हीं के संबंधों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं ना, जब देखिए पृथ्वी और जो ये क्रियाशील मानव है इनके बीच में कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, उसी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था देखिए सर्वप्रथम 1859 में, ठीक है, 1859 में डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इसमें डार्विन ने जीवों पे स्टडी किया और फिर जीवों पे स्टडी करके वातावरण का संबंध स्थापित किया और वहीं से धीरे धीरे करके आपको पता होगा कि मानव भूगोल के बारे में लोगों की रुचि जगनी शुरू हुई। और यहाँ पे रैटजेल की बात करें तो रैटजेल ने भी एक पुस्तक अपना लिखा जिसको एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोजियोग्राफी कहिए, जिसमें रैटजेल ने मानव भूगोल का पूरा दिशा दशा ही बदल दिया, कहिए कि डिफाइन कर दिया। और उसी बुक का ये डेफिनेशन है आपका कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और एक बात याद रखिएगा, रैटजेल को जो है वो ये मानव भूगोल का जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पूछे अगर कि मानव भूगोल के जनक कौन है तो फ्रेडरिक रैटजेल, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रैटजेल साहब, तो ये आप याद रखिएगा। फिर पॉल विडाल डी लाब्लास, जिनका संबंध आपको पता है संभावनावाद से, जो कि हम लोग आगे कल भी पढ़े थे और आगे इस मतलब इस वीडियो में भी हम लोग आगे समझेंगे पॉल विडाल डी लाब्लास के बारे में, इनके संभावनावाद की अवधारणा के बारे में, तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा। तो पॉल विडाल डी लाब्लास जी ने इसको डिफाइन किया कि हमारी जो पृथ्वी है इसको जो नियंत्रित करने वाले जो भी हमें भौतिक नियम है, जैसे अगर आप नेचर रह रहे हैं पृथ्वी पे हैं तो कुछ भौतिक नियम है, जैसे मान लीजिए संभावनावाद, इन्हीं ने संभावनावाद की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत करी थी, लेकिन समझिए भौतिक नियम। अब मान लीजिए आप औद्योगिकरण करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं और वनों की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं, तो ये आपका मतलब कुछ नेचर की भी कुछ नियम है जिसको आपको मानना होगा, जिसको आप आगे फ्रेडरिक रैटजेल साहब का नाम तो आपने सुना, साथ ही साथ आप ग्रिफिथ टेलर महोदय का नाम सुनिएगा, तो उन्होंने एक नौ निश्चयवाद की अवधारणा प्रस्तुत करी थी और जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया, उसमें आपको सारे टर्म समझाए गए। तो उम्मीद है कल तो आपने क्लास किया तो ये सारे टर्म्स हम लोगों ने क्लियर किया ही था। फिलहाल मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको कि पॉल विडाल डी लाब्लास साहब ने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है इसको नियंत्रित करने वाले और भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों की अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मतलब आप अगर डेफिनेशन को एक देखिएगा ध्यानपूर्वक तो आपको लगभग जितने भी डेफिनेशन है वो एक तरह से ही लगेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सब में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। फिर एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा देखिएगा तो भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है, तो ये एक इनके द्वारा, तो एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये पूछा गया, ये भी पूछा गया और ये दोनों से भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कहता है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए मानव भूगोल के आपके उपक्षेत्र बहुत सारे हैं, ठीक है, तो कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताने हैं आपको, तो कुछ आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। तो कुछ जो यहाँ पे लिखे गए हैं मेरे दोस्त, 7 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इन 7 को जरा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आगे चल के मैंने आपको कल भी समझाया था और अभी भी समझाऊंगा, आगे भी बताऊंगा कि मानव भूगोल जो है अपना अन्य सामाजिक भूगोल, अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, जैसे सांस्कृतिक भूगोल के साथ, सामाजिक भूगोल के साथ, नगरीय भूगोल के साथ, जनसंख्या, राजनीतिक, आवास और आर्थिक। तो इन सभी टर्म्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और माइंड में इसको मतलब फिट करके रखिएगा कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। ऐसे पूरा मैं डिटेल अभी आपको चार्ट दे दूंगा कि कौन कौन से इसके मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं आपके। फिर अगला सवाल देखिएगा कि मानव भूगोल किस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि मैं मानव भूगोल का रिलेशन जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से बताऊंगा, दर्शाऊंगा कैसे मानव भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से कैसे है, मानव भूगोल का जो संबंध है वो इतिहास से कैसे है। मानव भूगोल का संबंध इतिहास से भी है क्योंकि आप इतिहास जब पढ़ने जाते हैं वहां पे आपको भौगोलिक दशाओं के बारे में
आज से 100 साल पहले की बात है, लोग जंगलों में रहा करते थे, तो उनकी जो भी आप दृष्टि को नजर दौड़ाते हैं, इन सब टर्म्स को आपको वहां पे समझना पड़ता है। तो मानव भूगोल का जो संबंध है ना, बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध अपना यह स्थापित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए ना, देखिए भूगोल का इतिहास के साथ भी संबंध है, भूगोल का राजनीतिक विज्ञान से भी संबंध है। कैसे संबंध है सर? आप राजनीति विज्ञान से ही ले लीजिए तो कैसे संबंध है सर? जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आपको पढ़ाए जाते हैं जिससे कि मतलब जनरल आपको लगे कि हाँ हम लोग इसमें से भूगोल से क्या है, रिलेटेड हैं। तो ये सारे टर्म्स है। और जनरली जो मानव भूगोल है ना, ये क्या करता है कि ये विश्लेषण करने के लिए, ठीक है, जो अन्य सामाजिक विज्ञान है आपका, तो उनका ये विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है और क्षेत्रीय संदर्भ जो है आपका वो प्रदान करता है, ठीक है। उनमें जो कमी होती है उसके बारे में बताता है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। जैसे मानव भूगोल का संबंध इतिहास के साथ भी है, भूगोल का संबंध राजनीति विज्ञान के साथ भी है। आप देखेंगे अर्थशास्त्र के साथ संबंध, समाज शास्त्र के जनांकीय, मतलब जब हम लोग समाज शास्त्र में आते हैं तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके साथ भी संबंध स्थापित करता है। भूगोल और कला का संबंध हो जाता है, रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड आर्ट। और कैसे सर संबंध होता है, तो इसके लिए आपको कल का क्लास जब मैंने डिटेल चैप्टर पढ़ाया था उसको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी बाय सॉफ्ट स्टडी भी लिखेंगे, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली आप चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट में आइए, वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास भाई, विकल्पों की संख्या आपके पास बहुत सारी है, तो आप देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा। अब थोड़ा इस चार्ट को आप थोड़ा ध्यान रखिए, मद्देनजर दोहराइए। अभी जिस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको आप समझिए कि मानव भूगोल का जो संबंध है अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ कैसे संबंध स्थापित करता है। जैसे आप सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आप क्या आ जाते हैं, जैसे समाज में क्या है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक और चिकित्सा। जनरल जैसे अगर आप महामारी के बारे में पढ़ते हैं, महामारी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, तो किसके अंतर्गत आ गया जी, चिकित्सा। और चिकित्सा भूगोल किसका उपक्षेत्र है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो कह सकते हैं ना कि भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान से है। फिर देखिए आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहारवादी भूगोल से, और व्यवहारवादी भूगोल जो है किसका उपक्षेत्र है जी, तो ये सामाजिक भूगोल का ही उपक्षेत्र है। यानी कि सामाजिक भूगोल जो है मानव भूगोल का क्षेत्र है, ठीक है, और मानव ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन है, व्यवहारवादी भूगोल। और व्यवहारवादी भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कैसे संबंध इसका स्थापित हो रहा है, मतलब सामाजिक विज्ञान का भी संबंध मानव भूगोल से है। किस प्रकार से है, इस आप चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्या सवाल बन जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सवाल आपके एग्जामिनेशन में यहां से ऑब्जेक्टिव भर भर के बनते हैं, और अभी के टाइम में बोर्ड वालों के पास क्वेश्चन की कमी हो गई भैया। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही सवाल को कितना बार पूछेगा। तो अब ऐसे ऐसे जगहों से आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बन जा रहे हैं ना कि कुछ कहने लायक नहीं, और बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ के और सोचते हैं कि पूरा का पूरा अच्छा मार्क्स अचीव कर लेना है। तो पास तो कर जाइएगा, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए आपको इन सारे टर्म्स पे ध्यान देना होगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए, ऐसे पूछ देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है या नहीं है, और इसमें से एक ऑप्शन दे देगा और बाकी 3 ऑप्शन दूसरा रह जाएगा। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टर्म्स आपके आ रहे हैं, कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नगरीय भूगोल में आपका क्या आ जाएगा, नगरीय अध्ययन। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ये क्वेश्चन नहीं हो तो आज तक 10 टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिएगा 10 साल में लगभग सब बार पूछा गया है। जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल से सवाल आते हैं आपके, सबसे ज्यादा इससे सवाल बन जाता है। आर्थिक भूगोल से देता है कि बताइए संसाधन भूगोल किसका उपक्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दे देगा आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल। तब आपको ध्यान रखना है कि संसाधन भूगोल किसका है उपक्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। विपणन भूगोल किसका उपक्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। मैंने मानव भूगोल का जो संबंध है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ आपको बताया कि कैसे जो है मानव भूगोल वो अन्य सामाजिक, या यूं कहिए कि कैसे जो है भूगोल वो अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, रिलेशन जो है स्थापित करता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कृषि विज्ञान के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहिए कि हम भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृषि विज्ञान किसका भाई, किसका अध्ययन है, किसमें हम लोग पढ़ते हैं, कृषि भूगोल में पढ़ते हैं। और कृषि भूगोल किसका उपक्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। और आर्थिक भूगोल किसका क्षेत्र है, मानव भूगोल का क्षेत्र है। तो संबंध है ना जी उसका मानव भूगोल से। तो ये बातें आपको दर्ज बताई जा रही है। क्लियर? आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर ये सवाल सपना में भी अगर आपको कोई बोल दे तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि सपना में सोए हुए हैं, कोई पूछे ना कि बताओ मानव के प्राकृतिकरण से क्या समझते, तो बस बुदबुदाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानव का प्राकृतिकरण
जैसा नाम मतलब जैसा हम लोग वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं एकदम उसी तरह से इसका आंसर भी है। मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। यानी कि इसमें स्वामी कौन हुआ? जब नेचर के अनुसार हम लोग अपने आप को ढाल रहे हैं तो स्वामी इसमें कौन हुआ बालक? स्वामी सर हो गया नेचर, क्योंकि नेचर के अनुसार हम लोग खुद को ना ढाल रहे हैं तो स्वामी इसमें कौन होगा? नेचर। नेचर की लोग इस अवस्था में नेचर की लोग पूजा करेंगे। आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले चले जाइए, जब और इतना ज्यादा प्रौद्योगिकी का आविष्कार नहीं हो रखा था, तब क्या थे? जो मनुष्य था, जैसे घर बनाना हुआ तो लोग नदी के किनारे घर बनाते थे। क्यों? क्योंकि गर्मी अगर रहेगी तो हम लोग को वहां से ठंडक महसूस होगा, और जब बाढ़ आता था तो ऊंचे स्थानों पे चले जाते थे। तो ऐसी अवस्था थी। ग्रहों की पूजा करना, नक्षत्रों का पूजा करना, तारों की पूजा करना, पेड़ पौधे, वन्य जीव, ये वन्य का पूजा करना, अग्नि, ये सबको मतलब एक देवता के रूप में लोग पूजा किया करते थे। ठीक है, तो उसी को कहा गया मानव के प्राकृतिकरण। सिंपल सा समझिए कि मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब इसमें मानव जो होगा वो प्रकृति का क्या होगा? तो दास होगा। क्लियर? मनुष्य जो होगा प्रकृति का दास होगा। तो मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। गर्मी करेगा तो गर्मी सहने के लिए आप विवश हैं। अभी के टाइम में हमारे पास मैनी ऑप्शंस, एसी लगा लीजिए, पंखा चला लीजिए, कूलर लगा लीजिए। लेकिन आज से 200 साल पहले जाइए, देयर इज नो एनी ऑप्शंस। अगर गर्मी आएगा तो आपको गर्मी की मार झेलनी है, बरसात आएगी पता भी नहीं चलेगा। आज तो हमारे पास क्या है ना कि हमारे यहाँ अंतरिक्ष में इतने सारे उपग्रहों का परीक्षण कर लिया गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर अभी तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है, मौसम बिगड़ने वाला है, तो उसके बारे में हमें जानकारियां जो है पहले से मिल जाती है और हम लोग उसके अनुसार अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। घरों में चले जाते हैं या वैसे जगहों पे चले जाते हैं जहां हमें सुरक्षा प्रदान मिल जाए, सुरक्षित हम लोग रह सकें। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर बारिश आएगा तो बारिश का मार झेलना है, ठीक है, बरसात होगी तो बरसात का मार झेलना है, गर्मी करेगा तो गर्मी का मार झेलना है। आज देखिए, आज क्या है कि आज इतनी ज्यादा प्रौद्योगिकी बढ़ चुकी है कि लोगों ने नदियों पे बांधों का निर्माण कर दिया है। ठीक है ना? पहले क्या था? पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी। अगर नदी विकराल रूप ले लिया, पानी का जल स्तर बढ़ गया नदी में, तो हम लोग इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि नाव की भी सुविधा नहीं थी। फिर नाव की सुविधा आई तो प्रौद्योगिकी के कारण ही ना नाव का भी सुविधा आया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का जब विकास हुआ, और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि देखिए मानव का प्राकृतिकरण जब होगा, मनुष्य जब प्रकृति की बातों को मानता है ना, तब संस्कृति का विकास होता है। समझिएगा, तब क्या होता है? संस्कृति का विकास होता है। मनुष्य जब नेचर की बातों को मानता है तब संस्कृति का विकास होता है। लेकिन जब मनुष्य जब संभावनाओं को जन्म देता है, प्रौद्योगिकी का बात मानता है, प्रौद्योगिकी को मतलब टेक्नोलॉजी की सहायता लेता है, तब सभ्यता का विकास होता है। जैसे गांवों का बनना, नगरों का बनना, देश का, ये सब आपका होने लगता है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हमारा छोटा सा टर्म्स है, छोटा नहीं बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स में ये सवाल फिक्स रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए 5 मार्क्स टाइप का मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको आंसर भी बना दिया है। मानव का प्राकृतिकरण यानी मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। शब्द ही देखिए ना जी, मानव का प्राकृतिकरण, मनुष्य का क्या हो रहा है? प्राकृतिकरण हो जा रहा है। उदाहरण के लिए जब टेक्नोलॉजी का जो स्तर निम्न था, बहुत कम था, तब मानव जो था प्रकृति के नियमों को अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास करता था। जब प्रौद्योगिकी का स्तर कम था तो मानव जो था प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था, विवश था। तो इस प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया होती है, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, जब मनुष्य प्रकृति की बातों को मानता है, तब एक बात समझ लीजिए, जब मनुष्य प्रकृति की बातों का मानेगा तो प्रकृति को आप पर्यावरण से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी समझने के लिए एक रफ आइडिया में ले लीजिए। तो पर्यावरण और प्रकृति ने क्या कर लिया भाई? निश्चय कर लिया, आप इसके समक्ष आपका कुछ चलने वाला नहीं है, तो इसको कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दे एग्जाम में कि मानव का प्राकृतिकरण या पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, दोनों का आप आंसर एक तरीके से दे सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस अवस्था में मानव जो था प्रकृति की ही सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। एक बात मुझे याद आ गई, महाभारत में मैंने देखा था कि वहां पे अब देखिएगा, माता को जब प्यास लगता है तो पांचों जो भाई होते हैं बारी बारी से जाते हैं और दक्ष के मतलब वहां पे बोलता है रुको, मेरे से पहले सवालों का जवाब दो, अगर नहीं दोगे तो पानी नहीं ले आ सकते हो। तो मतलब उस तरह से वहां पे मतलब किस प्रकार से वहां दिखाया गया कि फिर जल को प्रणाम किया गया और प्रणाम करके फिर, तो मतलब पहले के टाइम में भी लोग, जब ये मानव का प्राकृतिकरण वाला टाइम पीरियड था, उस समय भी लोग क्या करते थे? तो जल की पूजा करना,
आग को देवता मानना, पेड़ को देवता मानना, वायु को, हवा को, सबको मतलब एक देवता के रूप में लेकर चलते थे और उसकी प्रचंडता से भयभीत होते थे कि गुस्सा हो जाएंगे भाई, अगर थोड़ा सा भी हमसे मिस्टेक हो गया तो गुस्सा हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो और उसकी पूजा किया करते थे। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती थी। भाई जब नेचर को ही भगवान मानिएगा तो बताइए तो पर्यावरण क्या ही मतलब आपको क्या नुकसान होगा? पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जिसको देवता मान रहे हैं उसको नुकसान कैसे पहुंचेगा? मनुष्य सारा चीज करता है। पूरा पृथ्वी को अगर कहिए तो अगर बचाने का भी जो आप श्रेय दीजिए मनुष्य को ही दीजिए और इसको खत्म करने का भी श्रेय लेगा तो मनुष्य ही लेगा, दोनों में मनुष्य का ही हाथ है। तो यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती थी। मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते थे। अब यहाँ पर एक जो शब्द है प्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब समझिए। जैसे आज के टाइम में भी हम लोग नेचर के द्वारा ही मतलब जब नेचर से हम लोग क्या करें मतलब गेहूं का उपजाना, मिट्टी से ही हम लोग जमीन भूमि से गेहूं उपजा रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, चावल उपजा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट उसको इनहेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब रूप का हम लोग चेंज कर देते हैं, चेंज करके मतलब वेरियस डिशेज में उसको बना देते हैं, मतलब बहुत सारे वैरायटीज में चेंज कर। लेकिन पहले के टाइम में लोग कंदमूल फल खा के जीवन यापन करते थे। कंदमूल फल मतलब कच्चा जो भी वहां पे पेड़ से प्राप्त हुआ ना, उसमें कोई देयर इज नो एनी मॉडिफिकेशन, बस उसको ही इनहेल कर लेना है, उसको ही खा लेना है, ठीक है, उसी को खा के लोग जिएंगे। तो ये सारा चीज था। तो उस समय क्या था कि लोग प्राकृतिक संसाधनों पर ही प्रत्यक्ष रूप से निर्भर भी रहते थे और इस तरह से मानव के प्राकृतिकरण हुआ। तो मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब है कि जब मनुष्य जो है वो प्रकृति की बातों को मानेगा, उसकी पूजा करेगा, उसकी प्रचंडता से भयभीत होगा, प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर ही डिपेंडेंट रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण। दूसरे शब्दों में पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो अगला जो सवाल है वो आपका है पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा प्रकृति का मानवीयकरण। इसके पहले देख लीजिए निश्चयवाद, ये जो 7 नंबर सवाल है, निश्चयवाद की संकल्पना। तो सिंपल सा टर्म्स वही, सारा चीज वही कि यह पुरानी विचारधारा है, इसके अनुसार वही है कि प्रकृति की पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया। इस सामंजस्य को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंपल सा टर्म्स दोनों सेम है। एग्जाम में सवाल कहां से फंसाता है? एग्जाम में सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में एक सवाल यहां से फंसाता है, बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं। लिखता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानवीय घटक महत्वपूर्ण होगा कि प्राकृतिक घटक महत्वपूर्ण होगा? तो सिंपल सा सर, प्राकृतिक घटक महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद में किसकी महत्ता ज्यादा है? पर्यावरण की महत्ता ज्यादा है। तो पर्यावरणीय घटक इसमें क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको मुझे नहीं लगता कि समझाना है, और जिनको समझना होगा तो आप जाइए डिस्कशन वाले क्लास में, जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया तो इसको भी मैंने बखूबी वहां पे अच्छे से डिस्कस किया है। तो अभी इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल, प्रकृति का मानवीयकरण, जस्ट उसका भैया है, अपोजिट भाई है। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण हो रहा है। मतलब अब मनुष्य ने क्या किया भाई कि अब नेचर को अपने अनुसार ढालना शुरू किया, ठीक है। अभी का टाइम पीरियड ले लीजिए, कुछ ले सकते हैं आप, मैं अभी आपको इसको प्रूफ भी कर दूंगा कैसे। देखिए, प्रकृति का मानवीयकरण हो गया, मतलब नेचर का अब ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इसको कहते हैं। मनुष्य ने क्या किया कि तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, मतलब पर्यावरण के नियमों को समझा। जैसे पर्यावरण ने हमें बहुत सारे नियम, जैसे लोगों ने घर्षण के नियम को समझा, और घर्षण के नियम को समझ के जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ के लोगों ने अग्नि का मतलब खोज कर डाला, ठीक है। तो इन सभी नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने क्या किया? प्रौद्योगिकी को जन्म दिया, टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। और जब मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, और सिंपल सा बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो सभ्यता का विकास होगा। जैसे गांवों का बसना हो गया, आपको पता है ना, गांव पहले लोग जैसे कि एक जगह थोड़ी नहीं इकट्ठा होकर रहते थे। पहले मतलब खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करना पड़ता था, जहां पे मिल गया वहीं पे आश्रय देते थे। लेकिन जब लोहे का खोज हुआ, लोहे के बारे में पता चल गया, उसके बाद से लोगों ने खेती करना शुरू कर डाला, और फिर जब खेती होना शुरू हो गया तो मतलब वहीं पे उनको भरण पोषण के लिए सारी चीजें मिलने लगी और वहीं पे स्टे करके रहने लगे, ठीक है। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 200 साल पहले चले जाइए, 300 साल पहले चले जाइए, सारा टर्म्स ऐसे ही चलता था। तो लोग स्थिर नहीं थे, एक जगह नहीं रहते थे। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। जब मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर दिया, टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, तो अब मनुष्य क्या हो गया कि अब नेचर पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। मतलब कि
अब जो है नेचर को अपना दास बनाना शुरू कर दिया। प्रकृति जो है वो दास, यानी इस अवस्था में प्रकृति जो हो गया वो दास हो गया, जस्ट अपोजिट। और मनुष्य जो हो गया मेरे भाई वो नेचर का स्वामी बन गया। मनुष्य जो हो गया वो क्या बन गया, नेचर का स्वामी बन गया। तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या हुआ, लोगों ने प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि करना शुरू कर दिया, नगरों को बसाना शुरू कर दिया, पुलों का निर्माण हो गया, महासागरों में समुद्री मार्ग का रूप में उपयोग होने लगा, अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रेक्षण होने लगा। समय के साथ मानव ने बेहतर तकनीक विकसित कर लिया और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा मतलब अपना जीवन निर्वहन शुरू कर दिया। ठीक है, और प्रकृति ऐसे भी देखिए जीवन में नेचर जो है हर समय आपको अवसर प्रदान करती ही करती है। अगर आप उस अवसर को अगर आप सही से यूटिलाइज कर देते हैं सही समय पे तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो यही बात आती है, नेचर ने हमें अवसर दिया, मनुष्य ने उस अवसर का उपयोग किया और उपयोग करके मनुष्य आज इतना आगे बढ़ गया। आप अभी आप मुझे जो देख पा रहे हैं ना, ये किसका देन है, यही प्रकृति का मानवीयकरण का ही देन है ना। मानव का प्रकृतिकरण हुआ, सॉरी प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी की सहायता से आप मुझे अभी देख पा रहे हैं। तो ये सब जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अब बताइए, मनुष्य जो है शुरू से जिज्ञासु रहा है भाई, और सिंपल सा बात है ना, अगर पापा पटना पढ़ने के लिए भेज दिए और थोड़ा सा वहाँ पापा मम्मी नहीं है तो बेटा बेटी थोड़ा सा तो दिमाग चढ़ ही जाएगा आगे। ठीक है जी, तनी घूम लेते हैं, तनी इधर घूम लेते हैं, तनी उधर घूम लेते हैं। तो यही मैटर हुआ। मनुष्य को तो अब टेक्नोलॉजी का तो मनुष्य ने आविष्कार कर लिया, बेहतर तकनीक विकसित कर लिया, लेकिन अब मनुष्य इस तरह से हावी हो गया नेचर पे कि अब नेचर को कुछ समझना शुरू नहीं किया। तो देखिए भूगोलवेताओं का काम ही होता है कि इन सभी चीजों पे ध्यान केंद्रित करना। तो एक अमेरिका के बहुत ही सुप्रसिद्ध भूगोलवेता आपके कौन थे, ग्रिफिथ टेलर महोदय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब मतलब वो सब सारा चीज मतलब देख रहे हैं कि भाई अब मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि मतलब नेचर को जरा सा ध्यान ही नहीं दे रहा। इंडस्ट्री बैठाना है, पूरा जंगल काट दो, पूरा जंगल काट दो, एकदम खत्म कर दो। मतलब उसको तो उनको पता था, सबको पता है भाई कि देखिए आप अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन जब तक नेचर आपकी सहायता नहीं करेगी ना तब तक आप अपना विकास नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लीजिए ना, आप कितना विकास कर लिए थे, नेचर ने एक बार अपना विकराल रूप दिखाया, आपका सारा चीज मतलब पूरा का पूरा आप लोग को क्वारंटाइन होना पड़ गया। तो बहुत सारे मतलब ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जब तक नेचर नहीं चाहेगा कि आप विकास करें तब तक नहीं कर सकते। मतलब दोनों चीजों को आपको साथ में लेकर चलना होगा, नेचर को भी और अपने आप को भी। तो ये बातें आती है सामने। तब उन्होंने एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर डाली। आपने एक अवधारणा क्या पढ़ा, पर्यावरणीय निश्चयवाद। और ये जो अवधारणा है इसमें मनुष्य ने क्या किया, संभावनाओं को जन्म दिया, इसलिए इसको संभावनावाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संभावनावाद के नाम से जानते हैं। आगे मैं आपको यहाँ पर संभावनावाद अवधारणा के बारे में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तब ग्रिफिथ टेलर महोदय एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर डाली और उस अवधारणा का नाम दिया गया नौ निश्चयवाद। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा संभावनावाद पे जिक्र कर लें। संभावनावाद में वही होगा, मनुष्य क्या करेगा, प्रौद्योगिकी की सहायता से संभावनाओं को जन्म देगा। सिंपल सा टर्म्स है, तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वही सेम टर्म्स है। इस विचारधारा में मनुष्य प्रकृति का दास है, मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, पूरी तरह अस्वीकृत कर दिया जाती है। मनुष्य जो है वो पूरी तरह से नेचर का दास नहीं है, इसमें मनुष्य जो हो गया वो स्वामी बन गया, यही संभावनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया मनुष्य ने। ठीक है, ये बातें कही जाती हैं। नेक्स्ट है आपका नौ निश्चयवाद की अवधारणा। तो नौ निश्चयवाद इसको अंग्रेजी में कहते हैं नियोडेटर्मिज्म। तो इसके जो विचारधारा देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, और ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा कि देखिए पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है, मतलब जिसमें जिस प्रकार से पहले के टाइम में लोग नेचर को अपना स्वामी मानते थे, प्रकृति को अपना स्वामी मानते थे, तो इस विचारधारा को आप जो बदलने चले हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक नेचर आपका साथ नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप दोनों चीजों को एक समन्वय दृष्टिकोण से लेकर चलिए, दोनों को कोऑर्डिनेशन, दोनों का तालमेल बना के चलिए। तो इन्होंने एक नई विचारधारा प्रस्तुत कर डाली, नौ निश्चयवाद। और इन्होंने कहा, और इस विचारधारा का इन्होंने एक और नाम दिया था, रुको और जाओ। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा। इस पे भी मैं आता हूं क्यों इन्होंने इस नाम को दिया था, रुको और जाओ। और इस विचारधारा को एक और कहा जाता है। ठीक है, तो इस विचारधारा को मध्यमार्गी विचारधारा भी कहा जाता है, मध्यमार्गी विचारधारा भी इसको कहा जाता है। ठीक ना, तो नौ निश्चयवाद की अवधारणा को मध्यमार्गी विचारधारा भी कहा जाता है, रुको और जाओ अवधारणा भी कहा जाता है, और नौ निश्चयवाद भी कहा जाता है। मध्यमार्गी क्यों कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच को ये मार्ग को प्रशस्त करती है, मतलब एक नई दिशा देती है। जैसे
आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं तो लाल का मतलब करो प्रतीक्षा, पीली कहती हो तैयार, हरे रंग की बत्ती हो जब, करो सड़क को झटपट पार, याद होगा। तो उसी तरह से कहा गया कि मतलब रुको और जाओ, मतलब सब चीज को देखो, तालमेल बना के चलो, ठीक है, ये बात है। मध्य मार्गी विचारधारा इसलिए कहा गया कि इन्होंने कहा कि देखिए भैया, आपका विकास, आपको खुद का विकास करना है, कीजिए, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास होना चाहिए और मानव सभ्यता का विकास तभी होगा जब प्रौद्योगिकी का विकास होगा, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास होगा। तो आप अपना खूब विकास कीजिए ना, खूब विकास कीजिए सर, लेकिन ऐसा विकास मत कीजिए जिससे कि नेचर को नुकसान हो, उसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आप औद्योगिकरण कर रहे हैं, आप औद्योगिक इंडस्ट्री बैठाइए, लेकिन पेड़ों को मत काटिए, वैसे जगह पे बैठाइए जहां पे इसकी मतलब, आप नदियों को गंदा मत कीजिए, ठीक है। अब अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर रहे हैं, पूरा जो नदी का पानी है वो नदी में, मतलब पूरा जो कचरा का पानी है नदी में समाहित कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप नेचर को भी देख कर चलिए, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका भी आपको संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसी विचारधारा को नौ निश्चयवाद विचारधारा कहा गया। इसको आप पढ़िएगा तो यही सारे टर्म्स आपके निकल के आएंगे। जैसे यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। देखिए कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार, ये तो हो गया, मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना है एवं उसे विनाश से बचाना होगा और प्रकृति देनों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण करते समय जंगलों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। मतलब सिंपल सा टर्म्स है, नौ निश्चयवाद की अवधारणा में यही कही जाती है कि ये जो अवधारणा है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के एक नई विचारधारा, नए मार्ग को प्रस्तुत करती है। आप अपना विकास कीजिए, लेकिन साथ साथ नेचर को भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि ये भी समझ गए हैं आप। आज समझ गए होंगे तो लिख दीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट आपको बना देना है। देखिए क्या यहाँ पे किया गया, इस पॉइंट में यही कहा गया कि देखिए जो आपके संभावनावाद की विचारधारा है, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा है, उसके बीच का एक रास्ता निकाला गया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है, बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये नौ निश्चयवाद है, इसमें दोनों को हम लोग तालमेल बैठा के काम करते हैं। तीसरा हो गया कि मनुष्य जो है वो ना तो पूरी तरह, सिंपल सा बात है, अभी के टाइम में ना तो हम लोग पूरी तरह से नेचर पे आश्रित रह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से उससे दूर भी रह सकते हैं, ठीक है, दोनों को मिला के चलना। तो वही सारे पॉइंट को यहाँ पे मतलब 1 by 1 क्या किया गया है, क्रमवार से सजा दिया गया है। उम्मीद होगा कि अब आपको ये भी टर्म समझ में आ गया हो। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बड़ा लाजवाब सा सवाल है, इसको देखिएगा कि विषय क्षेत्र के बारे में, जो चैप्टर का ही नेम है कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो प्रकृति तो आपने पढ़ लिया, इसका क्या नेचर है, लेकिन इसके कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं। तो विषय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो अभी मैंने आपको बताया कि मानव भूगोल का जो संबंध है वो बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों के साथ ही अपना संबंध स्थापित करता है। जैसे मानव भूगोल इतिहास के साथ भी, राजनीति शास्त्र के साथ भी, दर्शन शास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ, समाजशास्त्र के साथ, सबके साथ अपना क्या करता है, संबंध स्थापित करता ही करता है। तो मानव भूगोल, जिससे हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, यह पृथ्वी तल पर, मतलब जो पृथ्वी है उस पे पाए जाने वाले मानवीय तत्व को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान जो भी आपके हैं, इन सभी के लिए क्या करता है, इन सभी के साथ हमारा एक घनिष्ठ रिलेशन स्थापित करता है। वो रिलेशन कैसे स्थापित करता है वो तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया, ठीक है, किस प्रकार से किस विषय के साथ इसका संबंध है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया हो। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे समय अवधि, इस समय के साथ मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र में कैसे कैसे बढ़ा, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर इतना ही है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में विस्तार हुआ। जैसे जो प्रारंभिक युग था, जो पुराना टाइम था, उसमें एक्सप्लोरेशन हुआ एंड डिस्क्रिप्शन हुआ, डिस्क्रिप्शन किया गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद प्रादेशिक विश्लेषण, फिर उसके बाद 1930 का जब दशक था उस क्षेत्रीय विभेदन का टाइम रहा। 1950 से 1907 के बीच में स्थानिक संगठन हुए जिसमें कंप्यूटर की खोज हुई थी, और 1970 का जो दशक रहा उसमें मानवीय और व्यवहारिक चिंतन, इसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भूगोल का महत्व अपना स्थापित किया। और 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आया, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो उम्मीद है, देखिए जनरली आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से रहे, मानव भूगोल को डिफाइन कीजिए, मानव का प्राकृतिकरण क्या है, प्रकृति का मानवीयकरण क्या है, संभावनावाद क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, नौ निश्चयवाद क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से, और मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल का जो है वो संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध कैसा है। बस इतना में ये चैप्टर हो गया खत्म।
इतना ही टर्म्स आपको पढ़ना है। और खासकर मैं आज जाते जाते ही आपको बता दूं, क्योंकि इस चैप्टर का जिक्र अब हम लोग बहुत ही कम, जब ऑब्जेक्टिव कभी कभी आएगा तभी हम लोग जिक्र करेंगे, तो खासकर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस वाले चार्ट को आप अवश्य रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्त। ये वाला जो चार्ट आपका है, आप इसको आप PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप पर से, इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन में हर बार 2-3 नंबर के सवाल ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी आपके सवाल आ ही जाते हैं। आर्थिक भूगोल से रिलेटेड हो गया आपका, राजनीतिक भूगोल से हो गया, और इधर आपके सामाजिक भूगोल से, तो यहाँ से इन सभी टर्म्स पे सवाल बनेंगे। तो चलिए, छोटी सी क्लास हुई, लेकिन हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया, और 10 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इसको आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में भी समझाया। जिनको अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप एक बार क्या कीजिएगा, चैप्टर को डिस्कशन के साथ मैंने पढ़ा दिया है, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। और बाकी हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।